कहानी की शुरुआत में हम एक स्नाइपर बॉब को देखते हैं जो इस समय अफ्रीका में है और अपने पार्टनर डॉनी के साथ एक मिशन पर है। कुछ समय तक निगरानी करने के बाद बॉब को एक आतंकियों की गाड़ी दिखाई देती है और बिना देर किए वह उस आतंकी को मार देता है। लेकिन वहां से निकलने से पहले ही आतंकियों का एक बड़ा समूह उन पर गोलियां बरसाने लगता है। यहाँ बॉब अपनी काबिलियत दिखाता है और कई आतंकियों को मार गिराता है, लेकिन तभी हालात और भी बिगड़ जाते हैं जब दुश्मन का एक हेलीकॉप्टर ऊपर से बम गिराने लगता है। बॉब इस स्थिति में CIA से मदद मांगता है, लेकिन उसे वहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता। इसी गोलीबारी के बीच एक गोली डॉनी को लगती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। यह देखकर बॉब गुस्से से लाल हो जाता है और वह उस हेलीकॉप्टर पर लगातार गोलियां चलाने लगता है। शुरू में उसका निशाना चूक जाता है, लेकिन थोड़ी कोशिश के बाद वह हेलीकॉप्टर को भी गिरा देता है। इस घटना के 3 साल बाद हम बॉब को देखते हैं जो अब सेना से रिटायर हो चुका है और अपने कुत्ते के साथ जंगल में एक शांत जिंदगी जी रहा है। तभी एक दिन आइजैक जॉनसन नाम का आदमी जो CIA का प्रमुख है बॉब से मिलने आता है। आइजैक को खबर मिली होती है कि जल्द ही अमेरिका के राष्ट्रपति पर हमला होने वाला है। इसी वजह से वह बॉब से मदद लेने आता है ताकि इस हमले को रोका जा सके। दरअसल बॉब का काम यह था कि वह राष्ट्रपति को मारने के अलग अलग तरीकों की योजना बनाए ताकि आइजैक और उसकी टीम हर संभावित खतरे के लिए तैयार रह सके। शुरुआत में बॉब इस काम से मना कर देता है क्योंकि वह रिटायर हो चुका होता है और दोबारा उस खतरनाक जिंदगी में नहीं लौटना चाहता। लेकिन जब आइजैक उसे इस मामले की गंभीरता समझाता है तो बॉब आखिरकार मान जाता है। जाने से पहले आइजैक बॉब को सारी जानकारी देता है और उसे अगले हफ्ते वॉशिंगटन आने को कहता है। एक हफ्ते बाद बॉब वॉशिंगटन DC पहुंचता है जहां राष्ट्रपति को भाषण देना होता है। कई दिनों की जांच और सोच विचार के बाद बॉब आइजैक को बताता है कि राष्ट्रपति पर हमला फिलाडेल्फिया में होगा। आइजैक उसे धन्यवाद देता है और भाषण वाले दिन आने के लिए कहता है। कुछ ही दिनों में वह दिन आ जाता है जब राष्ट्रपति पूरे देश के सामने भाषण देने वाला होता है। बॉब आइजैक के साथ एक ऐसे कमरे में पहुंचता है जहां से पूरे शहर पर नजर रखी जा सकती है। जैसे ही राष्ट्रपति मंच पर आता है बॉब कहता है कि हमला करने के लिए यही सबसे सही मौका है, इसलिए राष्ट्रपति को तुरंत मंच से हटाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता उसी कमरे में मौजूद एक पुलिस अफसर बॉब को गोली मार देता है। उसी समय दूसरी तरफ से एक अनजान स्नाइपर राष्ट्रपति को गोली मार देता है। यह सब देखकर बॉब खिड़की तोड़कर वहां से भाग जाता है। जैसे ही बॉब वहां से निकलता है आइजैक की टीम कमरे को साफ कर देती है और जानबूझकर बॉब की स्नाइपर राइफल और उसके फिंगरप्रिंट्स मेज पर छोड़ देती है। दूसरी तरफ एक FBI अफसर निक बॉब को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बॉब बड़ी आसानी से उसे चकमा दे देता है, उसे हथकड़ी लगाता है और वहां से निकल जाता है। जाने से पहले वह निक से कहता है कि उसने राष्ट्रपति को नहीं मारा है और उसे फंसाया जा रहा है। इसके बाद बॉब निक की गाड़ी में बैठता है और शहर से भागने लगता है। लेकिन शहर से बाहर निकलने से पहले ही FBI की एक टीम उसका पीछा करने लगती है। पुलिस से बचने के लिए बॉब अपनी गाड़ी एक कार वॉश में ले जाता है और जल्दी से अपने जख्मों का इलाज करता है। कुछ देर बाद जब वह सड़क पर आता है तो पुलिस की टीम उसे चारों तरफ से घेर लेती है। अब जब बॉब के पास कोई और रास्ता नहीं बचता तो वह गाड़ी को रिवर्स में डालता है और सीधे नदी में गिर जाता है। इसके बाद FBI की टीम नदी में उसकी काफी तलाश करती है, लेकिन बॉब उन्हें नहीं मिलता क्योंकि वह पहले ही एक नाव से लटक कर वहाँ से भाग चुका होता है। थोड़ी देर बाद वह किनारे पर पहुँचता है, वहाँ से एक ट्रक चुराता है और फिर से फरार हो जाता है। इधर सारे न्यूज चैनल TV पर बॉब की तस्वीरें दिखाने लगते हैं और उसे राष्ट्रपति का कातिल बताने लगते हैं। इसके बाद हम FBI हेडक्वार्टर देखते हैं जहाँ निक पर काफी गुस्सा किया जाता है क्योंकि बॉब उसे धोखा देकर भाग गया था। यहाँ निक अपने सीनियर को बताता है कि भागते वक्त बॉब ने उससे कहा था कि उसने राष्ट्रपति को नहीं मारा, लेकिन निक का सीनियर उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और उसे डिमोट करके FBI के कॉल सेंटर में बैठा देता है। रात के समय बॉब एक सुपरमार्केट जाता है और अंदर जाने से पहले दुकान की बिजली काट देता है। इसके बाद वह दुकान के अंदर जाता है और वहाँ काम करने वाली एक महिला से कुछ सामान खरीदता है। फिर वह दुकान के टॉयलेट में जाकर अपने जख्मों का इलाज करता है। इसी दौरान दुकान वाली महिला को उस पर शक होने लगता है और वह तुरंत FBI को फोन कर देती है। यहाँ कॉल निक उठाता है जहाँ वह महिला उसे बताती है कि कुछ देर पहले बॉब उसकी दुकान पर आया था। निक उस महिला की बात पर भरोसा करता है और यह बात अपने सीनियर को बताता है, लेकिन पिछली गलती की वजह से उसका सीनियर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। पूरी रात निक इस केस पर काम करता है और बॉब से जुड़ी सारी जानकारी निकाल लेता है। अगली सुबह एक महिला उसके ऑफिस आती है जो असल में निक की ही साथी अफसर होती है। जब वह निक को इस केस पर काम करते हुए देखती है तो उसे बताती है कि जिस पुलिस अफसर ने बॉब को गोली मारी थी उसकी पिछली रात किसी ने हत्या कर दी है। यह सुनते ही निक को यकीन हो जाता है कि बॉब बेगुनाह है और किसी ने उसे फंसाने की साजिश रची है। दूसरी तरफ हम बॉब को देखते हैं जो एक महिला से मिलने जाता है। ये महिला डॉनी की पत्नी सारा होती है। हालांकि आज वह बॉब से पहली बार मिलती है, लेकिन वह उसे कई सालों से जानती थी क्योंकि डॉनी की मौत के बाद बॉब ने उसे एक खत लिखा था और हर साल सारा को फूल भेजता रहा था। सारा ने भी बॉब को TV पर देखा होता है, इसलिए वह पहले उसकी मदद करने से मना कर देती है। लेकिन जब बॉब उसे बताता है कि वह बेगुनाह है तो सारा उसे अंदर आने देती है। अंदर आने के बाद सारा बॉब को बताती है कि राष्ट्रपति बिल्कुल ठीक है और उस दिन गोली राष्ट्रपति को नहीं बल्कि किसी दूसरे देश के नेता को लगी थी। दूसरी ओर हम निक को देखते हैं जो सभी इमारतों की जांच कर रहा होता है। इसी दौरान निक एक इमारत तक पहुंचता है जहां उसे एक स्नाइपर का ट्राइपॉड मिलता है। यह इमारत उस जगह से सिर्फ करीब 500 मीटर दूर होती है जहां हमला हुआ था। ये देखकर निक को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसने बॉब की फाइल में पढ़ा था
था कि बॉब बहुत ही शानदार स्नाइपर है और वह अपने निशाने को कई किलोमीटर दूर से मार सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर वह इतनी नजदीक से निशाना कैसे चूक सकता है। दूसरी तरफ हम सारा को देखते हैं, जो पेशे से एक नर्स होती है और इस वक्त बॉब के जख्मों का इलाज कर रही होती है। कुछ देर बाद जब बॉब को होश आता है तो सारा उसे बताती है कि सरकार ने उसके कुत्ते को भी मार दिया है। ये सुनकर बॉब बहुत टूट जाता है और कसम खाता है कि वह अपने नाम पर लगे इस दाग को जरूर साफ करेगा और इस काम में सिर्फ निक ही उसकी मदद कर सकता है। इसके बाद बॉब एक योजना बनाता है। इस योजना के तहत सारा एक कैफे में जाकर निक से मिलती है। वहाँ सारा निक को सारी सच्चाई बता देती है और साथ ही आइजैक की गाड़ी का नंबर भी दे देती है ताकि निक उसकी जांच कर सके और आइजैक के मन में डर पैदा हो सके। निक वही करता है और उस गाड़ी के नंबर को ट्रैक करना शुरू कर देता है। इधर आइजैक को भी पता चल जाता है कि एक FBI अफसर उसकी गाड़ी को ट्रैक कर रहा है और वह वही अफसर है जिसकी गाड़ी बॉब ने चुराई थी। इससे पहले कि निक इस मामले की जड़ तक पहुंच पाता, आइजैक के लोग उसे अगवा कर लेते हैं और बुरी तरह पीटते हैं। वे जानना चाहते थे कि निक को कितनी सच्चाई पता है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी निक कुछ नहीं बताता। आखिरकार वे लोग निक को मारने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, बॉब अपनी स्नाइपर स्किल्स की मदद से आइजैक के सभी आदमियों को मार गिराता है और निक की जान बचा लेता है। इसके बाद निक बॉब से कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि बॉब बेगुनाह है, इसलिए उसे खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए ताकि कानून उसकी मदद कर सके। लेकिन बॉब साफ मना कर देता है। वह कहता है कि अगर उसने आइजैक से बदला नहीं लिया तो आइजैक आगे चलकर किसी और के साथ भी यही सब करेगा। आखिरकार निक भी उसकी बात मान लेता है और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ आइजैक और उसके साथियों को पता चल जाता है कि बॉब हर साल सारा नाम की एक लड़की को फूल भेजता है। जैसे ही उन्हें यह बात पता चलती है, आइजैक अपने आदमियों को सारा को अगवा करने के लिए भेज देता है। उधर बॉब और निक एक हथियारों के एक्सपर्ट से मिलने जाते हैं। वहाँ बॉब उससे पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक गोली किसी दूसरी बंदूक से होकर निकल जाए। वह आदमी बताता है कि हाँ, ऐसा मुमकिन है। इस तकनीक को पेपर पैचिंग कहा जाता है, जिसमें गोली एक जगह से निकलकर दूसरी जगह तक पहुंच जाती है। वह एक्सपर्ट यह भी बताता है कि इतनी सटीक निशानेबाजी सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है और उसका नाम माइकियो है। जब वह आदमी माइकियो का हुलिया बताता है तो बॉब तुरंत समझ जाता है कि माइकियो कोई और नहीं बल्कि माइकल सैंडर है, जो पहले आइजैक के साथ उसकी टीम में था। इसके बाद निक अपने ऑफिस फोन करता है और माइकल सैंडर के बारे में जानकारी निकालता है। उसे पता चलता है कि घटना के वक्त माइकल वर्जीनिया में था। उसी रात आइजैक के 2 आदमी सारा के घर में घुसते हैं ताकि उसे अगवा कर सकें। यहाँ सारा एक आदमी को मार देती है, लेकिन बदकिस्मती से दूसरा आदमी उसे पकड़ लेता है। इसी दौरान आइजैक को भी समझ आ जाता है कि बॉब को माइकल सैंडर के बारे में सब कुछ पता चल चुका है और अब वह जरूर उसके पीछे आने वाला है। इसके बाद आइजैक एक नई चाल चलता है। वह तय करता है कि जैसे ही बॉब और निक माइकल सैंडर को पकड़ने के लिए वर्जीनिया आएंगे, उसी वक्त उन पर हमला करके दोनों को मार दिया जाएगा। योजना के मुताबिक बॉब और निक वर्जीनिया पहुंचते हैं। वहां वे एक सुपरमार्केट जाते हैं और बम बनाने के लिए जरूरी सारा सामान खरीद लेते हैं। बॉब को पहले से अंदाजा होता है कि आइजैक और माइकल उन पर हमला जरूर करेंगे, इसलिए वह निक को थोड़ी बहुत स्नाइपिंग भी सिखा देता है ताकि जरूरत पड़ने पर वह उसका साथ दे सके। अगले दिन बॉब माइकल के फार्म हाउस की तरफ जाता है, जबकि निक काफी दूर बैठकर उसे वहां मौजूद सभी गार्ड्स की लोकेशन बताता रहता है। बॉब एक एक करके सारे गार्ड्स को मार देता है। फार्म हाउस के अंदर जाने से पहले वह आसपास की झाड़ियों में कई बम लगा देता है। इसके बाद वह फार्म हाउस के अंदर जाता है जहां माइकल पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। यहाँ माइकल बॉब को सच्चाई बताता है। वह कहता है कि उनका असली प्लान राष्ट्रपति को मारने का नहीं था, बल्कि उस दूसरे देश के नेता को मारने का था, क्योंकि उसी दिन वह नेता लोगों के सामने उस गांव का सच बताने वाला था जिसे आइजैक और उसकी टीम ने एक तेल कंपनी के लिए तबाह कर दिया था। माइकल बताता है कि 3 साल पहले एक बड़ी तेल कंपनी अफ्रीका के एक छोटे से गांव में पाइपलाइन डालना चाहती थी। इसके लिए गांव खाली कराना जरूरी था, लेकिन जब गांव वालों ने वहां से जाने से मना कर दिया तो आइजैक और उसकी टीम ने पूरे गांव के लोगों को मार दिया और उन्हें एक बड़ी सामूहिक कब्र में दफना दिया। ये सब सुनकर बॉब को समझ आ जाता है कि 3 साल पहले अफ्रीका में उस गांव के पास क्यों अमेरिकी सेना ने उसे और डॉनी को मरने के लिए छोड़ दिया था। अब बॉब को एहसास होता है कि इस साजिश में सिर्फ आइजैक ही नहीं बल्कि इस देश के बड़े बड़े नेता भी शामिल हैं। ये सब बताने के बाद माइकल खुद को गोली मार लेता है। उसी वक्त आइजैक के लोग बॉब पर हमला कर देते हैं। दूर बैठा निक बाहर लगे सारे बम एक्टिव कर देता है और अंदर से बॉब एक एक करके आइजैक के आदमियों को मार देता है। सबको खत्म करने के बाद बॉब फार्म हाउस से बाहर निकलता है। तभी एक हेलीकॉप्टर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन बॉब और निक पहले से इसके लिए तैयार होते हैं और मिलकर आइजैक के लोगों को मार गिराते हैं। जैसे ही वह हेलीकॉप्टर एक तेल से भरे टैंकर के ऊपर आता है, बॉब उस टैंकर पर गोली मारता है। टैंकर में जोरदार धमाका होता है और उसी धमाके में हेलीकॉप्टर भी पूरी तरह तबाह हो जाता है। अब दूसरी तरफ आइजैक और उसकी टीम को घबराहट होने लगती है, क्योंकि बॉब धीरे धीरे उनके बहुत करीब पहुंच चुका होता है। उधर निक FBI को फोन करके कहता है कि उसने बॉब को पकड़ लिया है। वह ऐसा जानबूझकर करता है ताकि यह खबर आइजैक तक पहुंचे और वह खुद संपर्क करे। ये चाल काम कर जाती है और कुछ ही देर में आइजैक निक को फोन करता है। यहाँ बॉब आइजैक से बात करता है और उसके सामने एक सौदा रखता है। बॉब कहता है कि अगर आइजैक सारा को छोड़ देता है तो वह माइकल सैंडर की वह रिकॉर्डिंग मिटा देगा जिसमें उसने बताया है कि कैसे आइजैक और उसकी टीम ने अफ्रीका के एक पूरे गांव को तबाह कर दिया
दिया था। आइजैक के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वह इस सौदे के लिए मान जाता है। अगले दिन दोनों के बीच बर्फीले पहाड़ पर मिलने का फैसला होता है। तय दिन पर आइजैक सारा को उस पहाड़ पर लेकर आता है। अचानक एक आदमी उनकी तरफ चलता हुआ आता है, लेकिन आइजैक का स्नाइपर उसे गोली मार देता है। आइजैक समझता है कि उसने बॉब को मार दिया है, लेकिन यह सब बॉब की चाल होती है। वह आदमी बॉब नहीं बल्कि निक होता है, जिसने अपनी जैकेट के अंदर बुलेट प्रूफ धातु पहन रखी होती है। जैसे ही आइजैक का स्नाइपर निक पर गोली चलाता है, बॉब को स्नाइपर की लोकेशन पता चल जाती है। उसी पल बॉब एकदम सटीक निशाना लगाकर स्नाइपर के सिर में गोली मारता है और उसे वहीं ढेर कर देता है। इसके साथ ही बॉब उस आदमी को भी गोली मार देता है जो सारा का हाथ पकड़े हुए था। यहाँ हम FBI के चीफ को देखते हैं, जिसे निक की तरफ से एक चिट्ठी मिलती है। इस चिट्ठी के जरिए निक उसे इस पूरे मिशन की सारी सच्चाई बता देता है। चिट्ठी पढ़ने के बाद FBI की टीम भी उस पहाड़ पर पहुंच जाती है ताकि आइजैक और बॉब को गिरफ्तार किया जा सके। स्नाइपर को मारने के बाद बॉब उनके सामने आता है और उसी वक्त निक आइजैक और उसकी टीम से सारे हथियार छीन लेता है। तभी सारा एक बंदूक उठाती है और उस आदमी को गोली मार देती है जिसने उसे अगवा किया था और बहुत ज्यादा यातनाएं दी थी। इसके बाद बॉब सारा को शांत करता है और आइजैक की टीम के एक सदस्य मीचम से बात करने लगता है। यहाँ मीचम बॉब से कहता है कि वह उस रिकॉर्डिंग के जरिए उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इस पूरे घोटाले में सरकार के बड़े बड़े अफसर भी शामिल हैं। तब तक बॉब भी यह समझ चुका होता है कि अगर उसने ये सबूत सार्वजनिक कर दिए तो सरकार के लोग उसे, निक को और सारा को भी मरवा देंगे। इसी वजह से वह सबके सामने उस रिकॉर्डिंग को जला देता है। इसके बाद FBI की टीम वहाँ पहुँचती है और बॉब के साथ साथ आइजैक और उसकी पूरी टीम को गिरफ्तार कर लेती है। कुछ दिनों बाद बॉब को कोर्ट में पेश किया जाता है। उसी कोर्ट में आइजैक और उसकी टीम भी मौजूद होती है। यहाँ बॉब को वह राइफल दी जाती है जो घटना वाली जगह से मिली थी, ताकि वह अपनी बेगुनाही साबित कर सके। बॉब जज को बताता है कि जिस दिन वह घर से निकला था उससे पहले उसने अपनी बंदूक के फायरिंग पिन निकाल दिए थे और बिना फायरिंग पिन के उस बंदूक से गोली चलना नामुमकिन है। अपनी बात साबित करने के लिए बॉब निक की तरफ गोली चलाता है, लेकिन क्योंकि बंदूक में फायरिंग पिन नहीं होते, इसलिए गोली बंदूक के अंदर ही फंसी रह जाती है। इससे यह साबित हो जाता है कि बॉब निर्दोष है। कोर्ट बॉब को बेगुनाह घोषित कर देता है, लेकिन आइजैक के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि उसके खिलाफ आखिरी सबूत भी बॉब खुद जला चुका होता है। उसी रात आइजैक और मीचम अपने फार्म हाउस पहुंचते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाने लगते हैं, लेकिन तभी बॉब वहां आ जाता है और आइजैक के आदमियों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। जैसे ही आइजैक खड़ा होता है, बॉब उसे सीने में गोली मार देता है और वहीं खत्म कर देता है। इसके बाद वह घर के अंदर जाकर आइजैक के साथी मीचम को भी मार देता है। घर से निकलते वक्त बॉब गैस पाइपलाइन में धमाका कर देता है ताकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत न बच सके। आखिरकार बॉब अपना बदला पूरा करता है और उस गांव में मारे गए सभी बेगुनाह लोगों को इंसाफ दिलाता है।